हाँ, तो सभी का वेलकम। ये है हिंदी कंपलसरी का थर्ड चैप्टर और आज हम इस तीसरे अध्याय कवि कुंवर नारायण साहब की रचनाओं के हम एक वन शॉट रिवीजन कर रहे हैं। और इस वन शॉट रिवीजन में हम आज पढ़ने वाले हैं। देखो, मैं आपको बता देता हूं कि हम 10 तो करेंगे एमसीक्यूज, ऐसे मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज मैं आपको करवाऊंगा। उसके अलावा हम कवि परिचय, क्योंकि परीक्षा में आने वाला है, उसको भी देखने वाले हैं। साथ ही साथ जो व्याख्या इंपॉर्टेंट आपके इस चैप्टर से बनने वाली है वो भी हम देखेंगे और कविता से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट प्रश्न भी हम देखने वाले हैं। तो इस तरीके से हमारा एक ओवरऑल शानदार रिवीजन जो है वो होने वाला है। तो आइए शुरुआत करते हैं एक एक प्रश्न से। सबसे पहले हम शुरुआत करेंगे हमारे एमसीक्यूज जो हैं। सबसे पहले एमसीक्यू से स्टार्ट करते हैं, बहुविकल्पात्मक प्रश्नों से स्टार्ट करते हैं। ये है हमारा चैप्टर, आपको देख लेना है कवि कुंवर नारायण साहब, क्योंकि इससे पहले हम 2 चैप्टर कंप्लीट कर चुके हैं। ये तीसरा चैप्टर है हमारा। इसमें एक तो रहेगा कविता के बहाने और दूसरा है बात सीधी थी पर। तो ये दोनों का हम आज इसमें रिवीजन करने वाले हैं। चलिए शुरुआत करते हैं सबसे पहले बहुविकल्पीय प्रश्नों से। पहला प्रश्न आपके सामने आप देख पा रहे हैं। आपको अगर प्रश्नों का आंसर पता है ना, तो आपको आंसर देना है कि कविता के बहाने कुंवर नारायण के किस काव्य संग्रह से ली गई है। पहला प्रश्न जो है वो बड़ा मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है। ध्यान देना, ये प्रश्न कई बार परीक्षा में पूछे गए हैं। ऑप्शन 1 है चक्रव्यूह, दूसरा है इन दिनों, तीसरा है कोई दूसरा नहीं, या फिर परिवेश हम तुम। तो इस प्रश्न का सही जवाब रहेगा बच्चों इन दिनों, है ना। कविता के बहाने, इन दिनों बहाने बहुत चलते हैं ना आजकल, बहाने लोग बहुत बहाने बहुत बनाते हैं। तो इन दिनों कविता के बहाने। ध्यान देना, ऐसे याद करने की ट्रिक बता रहा हूं। तो इन दिनों का काव्य संग्रह से ये प्रश्न काव्य संग्रह से ये कविता जो है वो ली गई है। तो इसका सही जवाब आपका हो जाएगा, ध्यान देना है कि इन दिनों काव्य संग्रह से ये इनकी कविता के बहाने ली गई है। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसलिए बार बार मैं अब रिपीट कर रहा हूं। कविता के बहाने कविता जो है वो कवि के इन दिनों, कवि कुंवर नारायण साहब के इन दिनों काव्य संग्रह से ली गई है। आइए आगे बढ़ते हैं। ये कैसे याद रखोगे कि इन दिनों लोग बहाने बना करके जो है वो काम चला लेते हैं अपना, तो कविता के बहाने। अगला प्रश्न देखो, दूसरा प्रश्न है कविता की उड़ान और चिड़िया की उड़ान में मुख्य अंतर क्या है, बताइए। कि कविता भी उड़ान भरती है कल्पना के माध्यम से, चिड़िया भी उड़ान भरती है अपने पंखों से, लेकिन दोनों में अंतर क्या है। चिड़िया की उड़ान असीमित होती है, तो चिड़िया की उड़ान असीमित नहीं होती है भाई, उसकी उड़ान सीमित होती है। दूसरा प्रश्न है कि दोनों की उड़ान सीमित होती है, नहीं, कविता की उड़ान तो असीमित होती है। अगला है कि चिड़िया की उड़ान सीमित है, कविता की असीमित है, बिल्कुल सही है। लेकिन कभी कभार आंसर में 2 ऑप्शन भी हो सकते हैं, तो चौथा ऑप्शन भी पढ़ना, ऐसे होता है। तो कविता उड़ नहीं सकती, कविता उड़ सकती है, तो ये भी गलत है। तो राइट आंसर हो गया हमारा ऑप्शन सी। तो इस प्रश्न का सही जवाब है कि कविता की जो उड़ान है वो असीमित होती है, जबकि चिड़िया की उड़ान सीमित होती है। चिड़िया अपने पंखों से, 4 ऑप्शन इसका रहेगा सी, चिड़िया अपने पंखों से उड़ान भरती है और उसकी उड़ान जो है वो ज्यादा दूर तक नहीं जा सकती, उसकी सीमा है एक उड़ान की। जबकि कविता युगों युगों तक, वर्षों वर्षों तक जो है वो उड़ान भरती है, लोगों को आनंदित करती रहती है। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, अगला क्वेश्चन देखेंगे। हमारा तीसरा प्रश्न ये रहा कि कविता एक खिलना है, रिक्त इस आगे पूरा करना है इसे। यह तुलना किसके बहाने की गई है, कौन खिलता है जिसके साथ कविता की तुलना की गई है। ऑप्शन 1 बच्चे के बहाने, तो बच्चा खेलता नहीं, बच्चा खेलता है, खिलता नहीं है। नेक्स्ट है चिड़िया के बहाने, तो चिड़िया उड़ान भरती है, चिड़िया खिलती नहीं है। गंध के बहाने, तो गंध जो है वो खिलती नहीं है। फूल के बहाने, बिल्कुल सही, ऑप्शन 4 है, फूल खिलता है, इसलिए इसके बहाने। राइट आंसर है हमारा ऑप्शन डी जो है वो इस प्रश्न का सही जवाब है। देखो, राइट आंसर इसका ऑप्शन डी है कि कविता जो है वो एक खिलना है, तो खिलती है किसके बहाने, फूल के बहाने, क्योंकि फूल भी खिलता है। लेकिन यहां पर भी वही बात कि फूल के खिलने की अपनी एक सीमा होती है, जबकि कविता के खिलने की सीमा नहीं है, वो असीमित है। आगे बढ़ेंगे और अगले क्वेश्चन की तरफ।
ध्यान से समझना है। सारे प्रश्नों को अच्छी तरह से अगर आप पढ़ लेते हैं तो निश्चित रूप से आपकी परीक्षा में बहुत हेल्प मिलने वाली है। और मैं बता देता हूं कि जिस तरीके से हम वन शॉट रिवीजन हिंदी कंपलसरी का कर रहे हैं, उसी तरीके से हम बाकी जो सब्जेक्ट है जैसे हिंदी, साहित्य, हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, ज्योग्राफी, इन सबका वन शॉट रिवीजन कर रहे हैं। ये सारी क्लासें आपको हमारे इसी चैनल पर मिलेगी, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ऑल नोटिफिकेशन बेल को क्लिक कर दें ताकि आपको नोटिफिकेशन तुरंत जो वो मिल जाएगा। आइए शुरू करते हैं और अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ये रहा आपका अगला प्रश्न कि बात सीधी थी पर कविता किस काव्य संग्रह से ली गई। अभी हमने देखा था कि कविता के बहाने कविता किस काव्य संग्रह से ली गई है। तो बहाने आजकल बनाते हैं ना लोग, इन दिनों बहाने बहुत बनाते हैं, तो वो तो हो गया इन दिनों आपने याद कर लिया। लेकिन अगर पूछा जाए कि बात सीधी थी पर, बात तो सीधी थी पर फिर भी ये किस काव्य संग्रह से लिया गया है, तो ध्यान देना है कि बात तो सीधी थी, है ना, मतलब इतने सीधे कि इसके जैसा दूसरा कोई नहीं, इस बात के जैसी कोई दूसरी बात ही नहीं थी, पर फिर भी घुमा फिरा के इसको टेढ़ा कर दिया। तो आत्मजयी नहीं, कोई दूसरा नहीं, यस कोई दूसरा नहीं। तो ये जो इनका काव्य संग्रह है कोई दूसरा नहीं, तो इसके साथ साथ दो चीजें याद हो गई। एक तो हमें इनके दो काव्य संग्रह याद हो गए, कवि कुंवर नारायण साहब की दो रचना याद हो गई। एक तो थी इन दिनों, है ना, इन दिनों हमें याद हो गया, और एक क्या याद हो गया, एक हमें इनका दूसरा जो है कि कोई दूसरा नहीं, कोई दूसरा नहीं, ठीक है ना। तो इस तरीके से हमें इनकी दो रचनाएं भी याद हो, कोई दूसरा नहीं, दो रचनाएं भी हमें इनकी याद हो गई। और साथ ही साथ बात सीधी थी पर कौन से काव्य संग्रह से ली गई है, तो कोई दूसरा नहीं, इतनी सीधी बात थी कि इसकी जैसी कोई दूसरी बात ही नहीं थी। ऐसे आप इसे अच्छी तरह से याद कर लेना। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो गया बात सीधी थी पर, काव्य संग्रह का नाम है कोई दूसरा नहीं। आइए आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट प्रश्न की तरफ आगे बढ़ेंगे। कंप्लीटली अगर आप क्लास को देख लेते हैं, स्किप नहीं करते हैं, तो आपका शानदार रिवीजन होने जा रहा है। फ्री ऑफ कॉस्ट में आपको कंप्लीटली रिवीजन करा रहा हूं, और कंप्लीट बुक का रिवीजन कराएंगे, व्याकरण भी पढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन देखो कि बात की चूड़ी मर जाना, मुहावरे का सही अर्थ क्या है। बात की चूड़ी मरने से क्या तात्पर्य है, बात का प्रभावहीन हो जाना, बात का बन जाना, बात का अत्यधिक कड़वा होना, या पेच खराब होना। तो बच्चों इसका राइट आंसर होगा कि बात का प्रभावहीन हो जाना, मतलब चूड़ी मर गई। जैसे जैसे आपने देखा होगा कि जो कील होती है ना, जिसके चारों तरफ ऐसे राउंड होते हैं, अगर वो राउंड समाप्त हो गया, उसकी चूड़ी जो होती है ना गोल गोल वाली, वो अगर समाप्त हो गई तो उसको अपन घुमाएंगे तो वो अंदर नहीं जाएगी, तो प्रभाव उसका समाप्त हो जाता है। तो इसी तरीके से बात का प्रभावहीन हो जाना, बात का प्रभावहीन हो जाना, ऑप्शन जो है वो ए इसका राइट आंसर है। आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न आने वाले हैं, बहुत ही शानदार शानदार प्रश्न आने वाले हैं, इसलिए ध्यान से आपको इन सारे प्रश्नों को जो है वो समझना है। इसमें हम व्याख्या वाले प्रश्न भी करेंगे, इस टॉपिक से जो भी व्याख्या वाले इंपॉर्टेंट प्रश्न आपकी परीक्षा के लिए बन सकते हैं वो हम देखने वाले हैं। इसके अलावा जो बड़े प्रश्न है वो भी हम देखने वाले हैं। एग्जाम के पैटर्न ब्लूप्रिंट के हिसाब से आपकी कंप्लीट प्रिपरेशन हम करवा रहे हैं। छठा प्रश्न है कि कवि ने बात की तुलना किससे की है जो उसके साथ खेल रही है। तो बात जो उसके साथ खेल रही है ना, किसके साथ तुलना करिए, कौन और खेलता है। तो ऑप्शन एक है, एक पेच से, पेच खेल नहीं सकता भाई। उसके बाद है कि एक शरारती बच्चे से, हाँ बच्चा शरारत करता है, बड़ा शरारती होता है, अगर कोई शरारती बच्चा है तब तो और भी बड़ी जटिल बात है। एक कील से नहीं, और एक खिलौने से नहीं। तो ऑप्शन क्या है, ऑप्शन है हमारा एक शरारती बच्चे से। तो आपको यहाँ पे राइट आंसर क्या करना है, ऑप्शन इसका बी जो है वो करेक्ट आंसर करना है। तो करेक्ट आंसर क्या है कि कवि ने बात की तुलना किससे की है, एक शरारती बच्चे से कवि ने उस बात की तुलना की है। क्यों, क्योंकि जिस तरीके से शरारती बच्चा शरारत से बाज नहीं आता, वो हमारी पकड़ में नहीं आता, उसी तरीके से ये जो भी बात थी ना, जिस बात को कवि कहना चाहता था, लेकिन वो बात भाषा के चक्कर में उलझ गई, और भाषा के चक्कर में उलझने के कारण वो बात कवि की पकड़ से बाहर हो गई। तो इसीलिए दोनों की तुलना कवि ने करी है। नेक्स्ट प्रश्न देखो, अगला क्वेश्चन देखना है आपको। अगला प्रश्न देखिए कि सातवां प्रश्न है कि कविता में पेच कसने का क्या अभिप्राय है। पेच कसते हैं ना, आपने देखा होगा पेच कसना, तो इस कविता में पेच कसने से क्या तात्पर्य है। अगला तो ऑप्शन है कि बात को और स्पष्ट करना। पेच कसने की बात हो रही है यहाँ पे, स्पष्ट करने की बात नहीं, पेच खोलने की बात नहीं हो रही है।
पेच कसना है, ध्यान देना, क्योंकि शब्दों के जाल में फंस गए ना बच्चे। अगर आप लोगों ने रटा तो रटी हुई चीजें ज्यादा टिकती नहीं है, इसलिए समझो इसको। बात कर रहा है, कसने की बात कर रहा है, तो यहां पे रहेगा कि बात को दबा देना नहीं, बात को शब्दों के जाल में उलझाना। हाँ, ये सही जवाब है, ऑप्शन सी इसका सही जवाब है। ठीक है, तो राइट आंसर क्या रहेगा इस प्रश्न का? इस प्रश्न का राइट आंसर रहेगा कि बात को और क्या कर देना, बात को शब्दों के जाल में उलझाना। वो खोलने की कोशिश करा था, लेकिन वो और ज्यादा उलझती चली गई, क्योंकि और ज्यादा शब्द घुमाए फिराए, तोड़े मरोड़े और ज्यादा शब्दों का यूज किया, तो वो उसका सारा मामला जो है वो गड़बड़ हो गया, शब्दों के जाल में बात जो है वो उलझ गई थी। नेक्स्ट देखो अगला क्वेश्चन, अगला प्रश्न आप देखिए, 8वां प्रश्न देखना है कि हार करके आखिरकार कवि थक गया, हार गया, हार करके कवि ने बात के साथ क्या किया? बताइए उसने क्या किया बात के साथ? उसे छोड़ दिया, उसे तोड़ दिया, उसे कील की तरह उसी जगह ठोक दिया, या उसे फिर से खोलने की कोशिश की? नहीं, न तो खोलने की कोशिश की, न ही उसे तोड़ा, न ही उसे छोड़ा, बल्कि उसने क्या किया कि अब वो थक गया ना, तो फिर उसे हथौड़े से वहीं पर ठोक दिया। तो राइट आंसर क्या रहेगा? ऑप्शन सी। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन सी। तो इसका करेक्ट आंसर आपको देना है कि कवि ने उसे क्या कर दिया, उसे कील की तरह उसी जगह पर ठोक दिया। आप देख पा रहे हो ना भाई, उसको घुमाया तो ये चूड़ी जो आप देख पा रहे हो, ये चूड़ी तो मर गई थी, तो उसमें कसाव तो था नहीं, अंदर जा नहीं रही थी, टाइट हो नहीं रही थी, तो अब उसने फिर क्या किया, उसको उसी जगह ठोक दिया। तो ऊपर से तो बरोबर, लेकिन अंदर से पकड़ नहीं थी। तो बात का भी ऐसा ही हुआ कि ऊपर से तो दिख रही थी, भाषा के कारण, अलंकारिक शब्दों के कारण कि अच्छी है, लेकिन जो मूल भाव था उस बात का वो समाप्त हो गया। नेक्स्ट प्रश्न देखो, अगला है कि कविता के पंख लगा उड़ने के माने कौन नहीं जानता? तो उड़ता कौन है? उड़ता कौन है? बच्चा उड़ता है कि फूल उड़ता है कि जो है पक्षी उड़ता है, चिड़िया उड़ती है, कि कौन उड़ता है? तो भाई चिड़िया उड़ती है। तो कविता के पंख लगा उड़ने के माने चिड़िया नहीं जानती। तो सही जवाब क्या रहेगा? ऑप्शन ए इस प्रश्न का सही जवाब रहेगा कि चिड़िया नहीं जानती। तो आंसर है हमारा ऑप्शन ए। इसी तरीके से अगर आ जाता है कि खिलने के बहाने खिलना कौन नहीं जानता, तो फूल आ जाएगा। आगे बढ़ेंगे। अब एक बात और ध्यान रखना है, दो चीजों के साथ तुलना करिए, एक के साथ समानता बताइए। तुलना करिए बच्चे के साथ, तुलना करिए फूल के साथ और चिड़िया के साथ, और समानता बताइए कविता की बच्चे के साथ। नेक्स्ट प्रश्न देखो, अगला अगला हमारा क्वेश्चन है, 10वां प्रश्न है। 10वां प्रश्न है कि बात ने कवि से पसीना पोंछते हुए क्या पूछा? तो वो जो बात थी, उस बात ने कवि से पूछा कि भाई क्या तुम थक गए हो? तो ये तो नहीं पूछा था। क्या तुमने भाषा को सहूलियत से बरतना नहीं सीखा? हाँ, ये पूछा था कि क्या तुम इतना घुमा रहे हो, फिरा रहे हो, शब्दों के जाल में उलझ रहे हो, पूरी बात को ही नष्ट कर दिया, क्या तुम्हें बात के साथ सहूलियत से पेश आना भी नहीं समझा, तूने सीखा तूने? तो राइट आंसर हमारा इसका ऑप्शन क्या है बच्चों? बी जो है वो इस प्रश्न का सही जवाब है। तो इसका राइट आंसर हो गया ऑप्शन बी, कि भाई तुम्हें पसीना पोंछते हुए इसको देखा तो पूछा बात ने, बस इतना भी नहीं जानते तुम कि किसके साथ कैसे पेश आना है। तो ये हमने किए हैं बच्चों 10 प्रश्न। अब हम क्या करेंगे कि अब हम सबसे पहले कवि परिचय जान लेंगे। एक प्रश्न आएगा आपका कवि परिचय, ध्यान से समझना, बोर्ड का जैसा पैटर्न है ना वैसे ही उसके अनुसार करा रहा हूं, और एक ही क्लास में पूरा चैप्टर कंप्लीट। पर डे अगर आप एक चैप्टर पढ़ लेते हैं तो आपकी किताब एग्जाम से पहले हम कंप्लीट करा देंगे, और फिर हमारी बारी आएगी मॉडल पेपर्स की। ये पूरा सीरीज चलेगी। अगर आप टॉपर बनना चाहते हैं तो हर क्लास को अटेंड करो। तो अब प्रश्न ये बनता है कि कवि कुंवर नारायण का परिचय बताइए, परिचय लिखिए, है ना, व्यक्तिगत परिचय और साहित्यिक परिचय और परिचय सब कुछ इसमें आ जाएगा। बस ये एक चीज आपको इतना सा ध्यान रखना है। तो पहला क्या है? पहला तो सबसे पहले हम इनका जीवन व्रत देखने वाले हैं। जीवन व्रत में देखते हैं कि इनका जन्म कब हुआ था, कहां हुआ था, और इनका निधन कब हुआ था और कहां हुआ था, ये सारी बातें इसमें आती है। तो जन्म की अगर आप बात करें तो इनका जन्म 19 सितंबर 1927 को उत्तर प्रदेश में हुआ था, और निधन 2017 में दिल्ली में हुआ था। ठीक है, तो तकरीबन हम देख पा रहे हैं कि 90 साल के आसपास इन्होंने अपना जीवन जिया है। तो इतना विशाल, इतना लंबा जीवन जो है 90 साल का जिया है, बड़ा भरपूर जीवन जिया है। तो इन्होंने भी, इनकी रचनाएं और उनके पुरस्कार भी बड़े शानदार रहे होंगे। ठीक है, ऐसे आपको याद करना है। अब क्या करना है
कि इनका मूल स्वभाव क्या था, किस प्रकार के कवि थे, किस प्रकार की रचनाओं के प्रति इनका झुकाव था। तो ध्यान देना, ये नगरीय संवेदना के या नागर संवेदना के कवि माने जाते हैं। ठीक है, नागर मतलब नगर से रिलेटेड, शहरी जीवन से रिलेटेड, और वैज्ञानिक दृष्टिकोण के कवि रहे हैं। तो हो गई ना आपकी दो लाइनें, इनका जन्म 1927 में उत्तर प्रदेश में, निधन इनका 2017 में दिल्ली में हुआ था। ओके, कंप्लीट। फिर नगरीय संवेदना के कवि हैं और साथ ही साथ वैज्ञानिक दृष्टिकोण रखने वाले कवि हैं। अब हम बात करते हैं इनकी प्रमुख रचनाओं की। बिल्कुल सिंपल सा, आपको ज्यादा डरना नहीं है, बोझ नहीं लेना है कि परिचय पता नहीं कैसे याद करते हैं, बस यही परिचय है, बिल्कुल 2 मिनट में आपको याद हो जाएगा। इनके काव्य संग्रह की अगर हम बात करें तो चक्रव्यूह, इन दिनों। अब इन दिनों से आपको ध्यान में आया ना कि इन दिनों से कौन सी रचना ली गई है, कविता के बहाने। उसके बाद कोई दूसरा नहीं, कौन सी कविता ली गई है इनकी, कोई दूसरा नहीं से, तो हम सबको पता है, बात बिल्कुल सीधी थी पर। उसके बाद परिवेश, हम तुम, और ये तो हो गए इनके काव्य, चक्रव्यूह, इन दिनों, और कोई दूसरा नहीं, और हम तुम, परिवेश, हम तुम। प्रबंध काव्य की बात करें तो इनकी रचना आत्मजयी, नचिकेता प्रसंग पर आधारित है। तो एक ही इनका प्रबंध काव्य है आत्मजयी, आपको याद रखना है। और आत्मजयी देखो आप यहाँ पे भी चित्र से अब आपको याद हो जाएगा। अब आपको, अगर आपने ध्यान से देखा कि भाई कवि कुंवर नारायण साहब, यहाँ पे आत्मजयी, अब आपके दिमाग में अगर चित्र बैठ गया ना तो ये इनका प्रबंध काव्य आपको याद हो जाएगा। अब पुरस्कारों की बात करते हैं, सम्मानों की बात करते हैं, तो ज्ञानपीठ पुरस्कार साहित्य के क्षेत्र में दिया जाने वाला बहुत ही प्रतिष्ठित पुरस्कार है। उसके बाद साहित्य अकादमी पुरस्कार, उसके बाद व्यास सम्मान, कबीर सम्मान और लोहिया सम्मान। ये 3-4 में से अगर 2 या 3 भी आपको याद रहता है, भाई ज्ञानपीठ तो याद रह जाएगा, साहित्य अकादमी भी आपको याद रह जाएगा। ठीक है, उसके बाद व्यास और कबीर जी का सम्मान भी इनको मिला है, तो कबीर सम्मान भी इनको मिला। व्यास जी का सम्मान भी मिला है, तो व्यास सम्मान भी हो गया। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। अब देखो नेक्स्ट, ये तो हो गया हमारा परिचय। परिचय होने के बाद में थोड़ा सा हम देखो, यहाँ पे हमने ये पढ़ चुके हैं। अब कुछ वन लाइनर प्रश्न भी लेते हैं, है ना, वन लाइनर प्रश्न, एक पंक्ति वाले प्रश्न लेते हैं। पहला प्रश्न क्या है, कुंवर नारायण जी की काव्य यात्रा किस काव्य संग्रह से प्रारंभ हुई थी। हमने इनके काव्य देखे हैं ना, हमने इनके काव्य देखे इन दिनों, हमने इनके देखे कोई दूसरा नहीं, और हमने इनके जो काव्य देखे चक्रव्यूह। तो इनका पूछा है कि भाई इनकी काव्य यात्रा किस काव्य संग्रह से प्रारंभ हुई, तो वो था चक्रव्यूह। 1956 में पहला इनका काव्य संग्रह था चक्रव्यूह। अगला प्रश्न क्या है, आत्मजयी किस विधा की रचना है। तो आत्मजयी जो इनका प्रबंध काव्य है वो क्या है, वो प्रबंध काव्य है। ठीक है, ये आत्मजयी इनका प्रबंध काव्य है। नेक्स्ट है कि कुंवर नारायण किस सप्तक के कवि माने जाते हैं। तो कुंवर नारायण तीसरा सप्तक के कवि माने जाते हैं। ध्यान देना, तीसरा सप्तक, आपको याद होगा अज्ञेय ने सप्तकों की जो रचना की है, एक सप्तक में 7 कवियों की रचनाओं को संकलित किया है, तो जो तीसरा सप्तक है उसमें जो है वो कवि कुंवर नारायण शामिल किए गए हैं। आलोचकों ने कुंवर नारायण को किस संवेदना का कवि माना है। तो इनको नागर संवेदना का कवि माना है। नागर मतलब नगर से रिलेटेड, शहरी जीवन से रिलेटेड। तो आलोचक कहते हैं ये तो नागर संवेदना के कवि है, नगरीय संवेदना के कवि जो है, ऐसा इन पर ठप्पा लग गया है। प्रश्न इंपोर्टेंट बनेंगे, यहां से ध्यान देना। तो आगे बढ़ेंगे। अब देखो, हल्का सा रिवाइज हो जाए चैप्टर पूरा। क्या है इसमें, 2 चीजों के साथ तो है कवि ने तुलना करी है। तो क्या तुलना करी है, सबसे पहले अगर हम चिड़िया की बात करें, कविता की उड़ान चिड़िया की उड़ान, कविता की उड़ान जो है वो चिड़िया की उड़ान से ज्यादा व्यापक है। कविता की उड़ान ज्यादा व्यापक क्यों है, कि कविता खिलती है, चिड़िया जो है वो उड़ती है लेकिन थक जाती है, जबकि कविता की उड़ान है वो असीमित होती है, जो है वो कविता कभी रुकती नहीं है। चिड़िया की उड़ान की एक सीमा यानी बाहर भीतर इस घर उस घर, जबकि कविता की कल्पना की जो है वो उड़ान जो है वो असीमित होती है। बात करते हैं फूल की, क्योंकि फूल चिड़िया के साथ भी तुलना करिए, है ना, ये दोनों के साथ तुलना करिए। और फूल क्या होता है, फूल का खिलना और मुरझाना निश्चित है, उसकी सुगंध और सौंदर्य क्षणिक है, कविता बिना मुरझाए सदियों तक महकती रहती है, जिससे फूल नहीं समझ सकता। और जिसके साथ समानता दर्शाई है वो है बच्चा।
तो बच्चे के साथ क्या किया है, बच्चे के साथ जो है वो कवि ने कविता की समानता दर्शाई है। जिस प्रकार बच्चों के खेल में किसी प्रकार की कोई सीमा नहीं, जड़ चेतन अतीत भविष्य नहीं होती, वह सब घर एक कर देने के बिना भेदभाव के जो है वो सब भेदभाव मिटा करके बच्चे खेलते हैं, तो कविता भी शब्दों का खेल है। रचनात्मक ऊर्जा सीमाओं के बंधन में नहीं मानती, इसलिए कवि ने कविता को बच्चों के खेल के समान बताया है। और क्या इंपॉर्टेंट चीज है, और कुछ इंपॉर्टेंट चीज हम इसमें देख लेते हैं। इंपॉर्टेंट चीज ये है कि अगर पूछा जाए कि कविता का मूल भाव क्या है, प्रश्न बनता है, आपने देखा होगा हाफिले में भी आया था, किसी एक कविता का नाम कि इस कविता का मूल भाव क्या है। तो अगर पूछा जाए कि भाई इनकी बात सीधी थी, कविता जो है बात सीधी थी, कविता जो है इसका मूल भाव क्या है, तो इसका मूल भाव है कि यह कविता भाषा की सहजता पर बल देती है। हमें अगर कोई बात कहनी है ना, तो बिल्कुल सिंपल तरीके से कह दीजिए, उसे शब्दों के जाल में उलझाइए मत, बस यही इस कविता का मूल भाव है। अगला है समस्या क्या है, कवि ने एक सीधी सादी बात को कहने के लिए क्लिष्ट और सजावटी भाषा का प्रयोग किया। इससे क्या हुआ, परिणाम क्या निकला, भाषा के चक्कर में बात टेढ़ी फंस गई। जैसे पेच को जबरदस्ती कसने से उसकी चूड़ी मर जाती है, वैसे ही भाषा की जटिलता से बात का प्रभाव जो है वो क्या हो जाता है भाई, नष्ट हो जाता है। अब देखो आगे, आगे देखो और कुछ इंपॉर्टेंट चीज देख लेते हैं, और वो है महत्वपूर्ण व्याख्याएं। इस चैप्टर से कुछ महत्वपूर्ण व्याख्याएं जो आपकी परीक्षा में पूछी जा सकती हैं, ध्यान से देखना कि अगर इस चैप्टर से आई तो यही आएगी। पहली तो यह है कि बिना मुरझाए महकने के माने फूल क्या जाने, इसकी सप्रसंग व्याख्या करिए। तो आपको सबसे पहले तो संदर्भ लिखना है, आपको सबसे पहले तो क्या लिखना है बच्चों, संदर्भ लिखना है। संदर्भ में क्या लिखेंगे कि उपर्युक्त पंक्तियां हमारे पाठ्य पुस्तक में कवि कुंवर नारायण की कविता जो है इससे ली गई है, और आपको इसमें इसका भावार्थ जो है वो लिखना है। ठीक है, तो आप लिखेंगे भावार्थ कि फूल खिलता है और अंत में मुरझाकर समाप्त हो जाता है, उसका जीवन और प्रभाव सीमित समय के लिए होता है, लेकिन कविता कालजयी होती है, वह युगों युगों तक पाठकों को प्रभावित करती है, वह कभी मुरझाती नहीं है। इसी तरीके से दूसरी व्याख्या पूछी जा सकती है कि जोर जबरदस्ती से बात की चूड़ी मर गई। ठीक है ना, तो यहां पे अगर पूछा जाता है कि भाई इसकी सप्रसंग व्याख्या करिए, तो बात सीधी थी पर आप लिखेंगे फिर वही लिखना, हमारी पाठ्य पुस्तक आरो भाग 2 में कवि कुंवर नारायण की रचना बात सीधी थी पर से जो है वो ली गई है, और कवि इसमें ये बता रहा है। फिर उसके बाद भावार्थ करना है कि जब हम अपनी बात को प्रभावी बनाने के लिए अनावश्यक कठिन शब्दों का प्रयोग करते हैं, जैसे जोर जबरदस्ती, तो बात का मूल अर्थ जो है वो नष्ट हो जाता है, और बात केवल शब्दों का आडंबर बन करके रह जाती है। तो ये हमारी महत्वपूर्ण व्याख्या हो गई। इसके बाद कुछ वन लाइनर जो पाठ्य पुस्तक के प्रश्न हैं वो भी आपको देख लेने हैं। जैसे हम देख लेते हैं, पहला प्रश्न क्या है कि सब घर एक कर देने के माने, सब घर एक कर देने के माने क्या है, तो इसका अर्थ है भेदभाव और अलगाव को मिटाकर एकता स्थापित करना। दूसरा प्रश्न है कि उड़ने और खिलने का कविता से क्या संबंध है, तो कविता भावों की उड़ान है और विचारों का खिलना है। नेक्स्ट है कि कविता के संदर्भ में बिना मुरझाए महकने का क्या अर्थ है, तो कविता का प्रभाव शाश्वत और अनंत काल तक रहता है। नेक्स्ट है कि भाषा को सहूलियत से बरतने से क्या अभिप्राय है, तो इसका अर्थ है बात को सरल सहज और बोधगम्य भाषा में कहना। नेक्स्ट है कि बात की पेच खोलना मुहावरे का सही अर्थ क्या है, तो आपको लिखना है बात को सहज और स्पष्ट कहना, सुलझाना। ठीक है, तो ये कुछ वन लाइनर प्रश्न थे जो हमने यहाँ पे कर दिए हैं। और अब इसी के साथ हमारा ये जो वन शॉट रिवीजन का जो क्रैश कोर्स चल रहा है, जहाँ पे आज हमने 3rd चैप्टर पढ़ा है, कैसी लगी है ये क्लास आप मुझे जरूर बताइए, क्योंकि आपके कमेंट के आधार पर फिर मैं नेक्स्ट क्लास ला पाऊंगा। अगर आपको हिस्ट्री, हिंदी, पॉलिटिकल ये सब्जेक्ट भी अगर आपको पढ़ने हैं, इंग्लिश भी पढ़नी है, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट डाल दीजिए, मैं उनकी भी जो है वो रिवीजन क्लास स्टार्ट कर दूंगा, और पर डे एक सब्जेक्ट एक टॉपिक कंप्लीट करते हुए बोर्ड एग्जाम से पहले हम कंप्लीट सिलेबस कवर कर देंगे। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।